हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन। अब जब हमें दे दे कि एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क दे दे तो किस तरीके से उसकी रोलिंग होगी, कि रोलिंग का कंसेप्ट क्या है वो हमने समझा। जब एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा या एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में कोई टॉर्क लगेगा एंड फोर्स लगेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म आपकी रोलिंग मोशन होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपने जो भी वी दे दी एंड जो भी आपने ओमेगा दे दिया उसके साथ वो बॉडी मूव भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। तो जब टॉर्क और फोर्स की प्रेजेंस होगी तब किस तरीके से रोलिंग मोशन होगी वो सब हम समझेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह है कि बजाय हम मतलब थ्योरी पार्ट के हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन करें तो ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन से समझिएगा कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से ही। ये आपका क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये एक सॉलिड स्पीयर है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। इसके सेंटर से एच हाइट पे एक फोर्स लगाया जाता है, कैपिटल एफ। ये हमसे पूछ रहा है कि एच की वैल्यू क्या हो। अच्छा, इसका मास जो है वो एम है, रेडियस आर है। एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कैपिटल आर की टर्म्स में, सो दैट इट डज द प्योर रोलिंग। डज द प्योर रोलिंग। देखिए, दो टाइप की हमारे पास यहाँ मोशन होंगी। कौन सी? तो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, एक रोटेशन मोशन। जब ये नॉन यूनिफॉर्म होते तो ट्रांसलेशन मोशन में हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। रोटेशन में हम क्या लगाते हैं? इसी का आपका ये वर्जन, नेट टॉर्क इज इक्वल टू जिस भी एक्सिस के अबाउट आपने टॉर्क निकाला है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन टू एल्फा। एल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दो इक्वेशन आपको लगानी। अब देखिए यहां पर पहले तो आप ये शो करिए फोर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जितने फोर्स हैं उतने ही टॉर्क आएंगे। हो सकता है किसी फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए। तो देखो, फ्रिक्शन फोर्स तो इस पॉइंट पे तब लगता जब ये सरफेस रफ होती है, फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन आपका हो गया जीरो। और कौन कौन से फोर्स हैं? और दो आपके स्टैंडर्ड फोर्स हैं। कौन कौन से? एक तो एम है और दूसरा आपका नॉर्मल है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। बट ये दोनों ही फोर्स आपके वर्टिकल डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेंटर का जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए। तो समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें, यहाँ पर बेहतर होगा हम यूँ लिखें, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। समेशन एफ एक्स के नाम पर एक ही फोर्स है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, या ए नोट हम इसको बोल देते हैं। दिस इज ए नोट। तो ये जो इक्वेशन है आपको एक ए नोट इज इक्वल टू एफ बाई एम, एक वेरिएबल को सोल्व करने के काम आएगी। बट इसमें तो आपका एच नहीं है टर्म, इस वाली इक्वेशन में तो देखिए दूसरी जो इक्वेशन हम लगाएंगे, दूसरी क्या लगाएंगे? समेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अबे समेशन टाउ किस पॉइंट के अबाउट लगाएं? आपकी मर्जी है, क्योंकि अल्फा है हर किसी पॉइंट के अबाउट सेम ही आएगा। बट अगर ये एक्सेलरेटेड है तो बेहतर होगा आप सेंटर के अबाउट लगाएं। क्यों लगाएं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एंड टू एफ, किसी भी फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस की। एक फोर्स आपका एम है, एम की अगर आर परपेंडिकुलर की हम बात करें तो एम फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओ से गुजर रही है, तो आर परपेंडिकुलर इस एम के लिए जीरो हो जाएगा, तो एम का टॉर्क भी जीरो आ जाएगा। सेकंड है एन, एन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी इस सेंटर से गुजर रही है, तो आर परपेंडिकुलर इसके लिए भी जीरो हो जाएगा।
तो एन का भी टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। तो टॉर्क सिर्फ इस फोर्स का आएगा, कैपिटल एफ का। कितना आएगा? सेंटर के अबाउट देखिए, ये सेंटर है, इस फोर्स के लिए आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका स्मॉल एच। क्यों? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आपकी ये है, डैश डैश वाली, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एच। अच्छा, इसका टॉर्क आएगा किस सेंस में? आर क्रॉस एफ। ये आर है, आर से एफ की तरफ आप रोटेट होंगे, किस सेंस में? क्लॉकवाइज में। अगर ये टॉर्क क्लॉकवाइज आया तो अल्फा भी क्लॉकवाइज आएगा। ऑलराइट, तो पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। योर टॉर्क इज एच इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। ऑल दो हमें दे रखा है सॉलिड स्पीयर है, बट हम इसको जनरलाइज निकालते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अल्फा की टर्म आई की टर्म्स में निकाल लेंगे और जो भी बॉडी होगी उसका आई पुट कर देंगे। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा एच इंटू एफ डिवाइडेड बाई आई। ये आपने दोनों टाइप की मोशन के लिए अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये अल्फा और ए है, वो निकाल लिए। अब कंडीशन क्या है, अब चेक कीजिए। प्योर रोलिंग अगर नहीं है तो इन दोनों में रिलेशन किस तरीके से होगा, फॉरवर्ड आपकी स्लिपिंग होगी या बैकवर्ड स्लिपिंग होगी उसके हिसाब से। अगर प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो आपका रेस्ट में रहता है। देखो, प्योर रोलिंग की डेफिनेशन तो ये है कि इस कॉन्टेक्ट पॉइंट, जिसे मैं डी बोल दूं इसको, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ डी है वो 0 होनी चाहिए। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर हमने सेंटर को एक्सेलरेशन ए नोट दिया है तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ए नोट होगा, क्योंकि सेंटर को जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आप दोगे पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को मिलेगा। ट्रांसलेटरी मोशन का नियम है। रोटेशन मोशन का क्या नियम है कि अगर आप ओमेगा से रोटेट कराओगे तो टेंजेंशियल एक वेलोसिटी आएगी, वी टी इज इक्वल टू एल्फा आर, सॉरी ओमेगा आर। वी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर। साथ में अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन दोगे तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज एल्फा आर। तो जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको एक पीछे की तरफ, क्योंकि अल्फा आपका क्लॉकवाइज सेंस में आया है, तो एक पीछे की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा अल्फा आर, और एक आगे की तरफ है ए नोट। मान लेते हैं, अच्छा, इसका नेट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, पॉइंट डी का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी दैट विल बी ए नोट माइनस अल्फा आर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लीजिए ए नोट छोटा हुआ अल्फा आर से, तो बैकवर्ड आ जाएगा, अपनी जो भी अपन डायरेक्शन ली है उसकी रिवर्स आ जाएगी, यानी बैकवर्ड हो जाएगा। लेकिन हम ए नोट माइनस अल्फा आर लिख रहे हैं तो हम इसको फॉरवर्ड मान के चल रहे हैं। अगर अपोजिट हुई तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नॉन जीरो हुआ, इफ नॉन जीरो, तो वेलोसिटी तो इस पॉइंट पे जीरो थी, प्योर रोलिंग हो रही थी जिस इंस्टेंट पर हम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं था। तो अगले ही मोमेंट पे, नेक्स्ट मोमेंट पे जो पॉइंट डी है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी और प्योर रोलिंग नहीं रहेगी, नो प्योर रोलिंग। तो आने वाले मोमेंट पर भी प्योर रोलिंग होती रहे, उसके लिए कंडीशन क्या है, वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ये इस मोमेंट पे है, जो गिवन मोमेंट है, सेम मोमेंट की बात कर रहे हैं, और ये आपका अपकमिंग मोमेंट के लिए है। ओवरऑल अगर मैं जनरलाइज करके बोलूं तो सभी एक टाइम इंटरवल की बात करेंगे हम, तो उसमें अपकमिंग भी काउंट करना पड़ेगा। तो कंडीशन हमें क्या लगानी, दैट ए डी शुड बी इक्वल टू 0। ए डी क्या था आपका, ए नोट माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमने इक्वेशन लगाई, उससे हमने ए नोट और अल्फा कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाएंगे। सो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, ए नोट इज इक्वल टू अल्फा आर
ए नोट क्या आपका एफ बाई एम, अल्फा क्या था आपका एच एफ बाई आई, एच एफ डिवाइडेड बाई आई इनटू आर। आपको एच चाहिए था, एफ से एफ कट गया, सो एच विल बी आई डिवाइडेड बाई एम आर, एच विल बी आई डिवाइडेड बाई एम आर। कौन सी बॉडी की हम बात कर रहे हैं? अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, ये आई किसके अबाउट लेंगे? जिसके अबाउट आपने टॉर्क लिया है। किसके अबाउट लिया आपने? सेंटर के अबाउट। फॉर सॉलिड स्फीयर आई इज इक्वल टू 2/5 mr square. So your h will be I by mr, I by mr 2/5 mr square divided by mr कितना आ जाएगा 2r/5. This is your answer. All right. तो आपसे देखो ये क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक्सटर्नल, अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, फोर्स नहीं होता तो ये जैसे रोल कर रहा था रोल करता रहता, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर भी हम इसको प्योर रोलिंग करवा सकें, वो भी फोर्स लगा के? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आई मैक्सिमम जो हो सकता है वो एम आर स्क्वायर हो सकता है। आई मैक्सिमम एम आर स्क्वायर हो सकता है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एच मैक्स जो आ जाएगा वो आर आ जाएगा, और आर वाली जो पॉइंट है बॉडी के अंदर ही है, तो यहाँ पर तो आप लगा ही सकते हैं, यहाँ तक लगा सकते हैं, इससे आगे नहीं लगा सकते। सही है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग, ये आपकी 1 है, ये 2 है, wrapped around the cylinder, one near each end, दोनों एंड जो हैं ए और बी वहां पर अटैच्ड हैं, the free ends of the string being attached to the hooks on the ceiling such that the length of the cylinder is horizontal, ये हमेशा horizontal रहता है यूं। अच्छा, from the position raised the cylinder is allowed to roll down as a string unwinds, ये सिचुएशन समझ पाए क्या आप? देखिए पहली बात तो आप सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे, क्योंकि ये जो है वो यूं रोटेट नहीं कर रहा है, यूं अल्फा आपका जीरो है। अच्छा, अगर ये यूं रोटेट नहीं कर रहा है तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन आपका T1 है, इसमें T2 है, इसके इस एक्सिस के अबाउट जब आप टॉर्क निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपकी L/2 है और राइट वाले डिस्टेंस भी आपकी L/2 है, तो नेट टॉर्क जीरो करेंगे तो T1 L/2 जो है ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में है, और T2 L/2 है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इन दोनों से कट जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिमेट्रिकली है तो T1 इज इक्वल टू T2। अब इस सिचुएशन को अगर हम इधर से देखें, इधर से, तो ये किस तरीके से हमें लगेगा? आपको सामने से एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा और जो स्ट्रिंग है वो आपकी यूं बंधी हुई है, बट एक्चुअल में ये देखो इधर से देखने पे 2 स्ट्रिंग हैं, तो इन दोनों को अगर मैं इधर से देखूं तो ये 2T दिखेगा मुझे, क्योंकि एक में T है तो दोनों में T1 इज इक्वल टू T2, सो T1 प्लस T2 विल बी 2T। अच्छा, और कोई फोर्स है इस पे? बिल्कुल है, mg आपका नीचे की तरफ, इसका सेंटर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ए नोट, और साथ में देखो रोल किधर करेगा, जब स्ट्रिंग आपके अनविंड होगी, मतलब इससे आपकी उधेड़ी जाएगी, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये इसका रोटेशन आपका इस सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा, आप यूं भी बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में क्यों होगा, क्योंकि आप सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालिए तो आर परपेंडिकुलर ये हो गया,
समेशन टाउ जब आप निकालेंगे तो दो फोर्स का टॉर्क निकालेंगे आप। कौन कौन से दो फोर्सेस का टॉर्क निकालेंगे? एक mg का और दूसरा, एक आपका mg और दूसरा आपका ये 2t। तो ये जो लाइन है ना, जो सेंटर है उससे गुजरने वाली लाइन है, वो एक्चुअल में सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग है। ये जो एक्सिस होगा ना यू, इसके अलोंग है। तो दोनों जो T1 और T2 टेंशन वाली जो रोप्स हैं, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सेम ही निकल के आएगी। आर परपेंडिकुलर कितना आएगी आपका? रेडियस के बराबर। बट वहीं आप टॉर्क जब mg का टॉर्क निकालेंगे तो mg के लिए आर परपेंडिकुलर आपका 0 होगा। तो वैसे तो टोटल 3 फोर्सेस है, mg का टॉर्क 0 हो गया, लेकिन ये जो T1 और T2 था उनको हमने कंबाइंड कर लिया और 2t हो गया वो। तो उसका हम एक साथ ही टॉर्क लिख देते हैं। अलग अलग लिखोगे तो टी आर आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड लिखोगे तो 2tr आ जाएगा। नाउ 2tr इज इक्वल टू आई अल्फा। आई किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट ये सिलेंडर एज ए डिस्क काम करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इनटू अल्फा। एक आर आपका कैंसल आउट हो गया एंड अल्फा विल बी 4t डिवाइडेड बाई एम आर। इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? देखो, इसका जो सेंटर है वो नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेट होगा किसी ना किसी एक्सेलरेशन से। तो वो एक्सेलरेशन हम ए नोट मान लेते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आप इक्वेशन क्या बनाएंगे? समेशन एफ इक्वल्स टू एम ए या ए सी यू एम आप लिख सकते हैं। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ लेंगे। नेट फोर्स नीचे की तरफ आपका कितना हो जाएगा? एम जी माइनस 2t। अगर ऊपर की तरफ नेट लेना होता तो आप 2t माइनस एम जी लेते, बट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? एम जी माइनस 2t। दैट विल बी इक्वल टू एम ए नोट। सो योर ए नोट इज इक्वल टू g minus 2t by m. This is equation 2 and this is equation 1. अब a नोट और अल्फा को आपको रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। एक t एक्स्ट्रा है, 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 ही है। तो अगर आपकी प्योर रोलिंग होती है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? a इज इक्वल टू एल्फार या a नोट इज इक्वल एल एल्फार। तो क्या प्योर रोलिंग है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे रोलिंग तो नहीं है, बट ये वाला जो पॉइंट है ना जहां से ये रूप सेपरेट हो रही है, देखो जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ पॉइंट को, दिस इज योर पॉइंट P। इस पॉइंट P को ओवरऑल हम रेस्ट में मान के चलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में या जो भी है आपका। तो ये वाला आप खुद ही सोचिए कि जितना इस सिलेंडर से रोप अधेड़ी जाएगी उतनी ही तो रोप ऊपर जाएगी आपकी। तो यहाँ पर कोई टाइप की स्लिपिंग नहीं होगी। आप यूँ समझिए प्योर रोलिंग में क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप यूँ कंपेयर करिए कि प्योर रोलिंग में नो स्लिपिंग होती। ये अपनी लैंग्वेज है। इसको मैथमेटिकली आप कैसे इस लैंग्वेज को रिलेट करते हो? दैट कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 या फिर v नोट इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी इज ऑल्सो 0 या फिर आप यूँ लिख सकते हैं ए नोट इज इक्वल टू एल्फा आर। ये रिलेशन मैथमेटिकली होल्ड करते हैं जब आपकी स्लिपिंग नहीं होती है, फिर प्योर रोलिंग होती है। इसी लैंग्वेज को जब मैथमेटिकली हम लेके जाते हैं तो अपन ये रिजल्ट निकल के आता है। तो जब ये रोप यहाँ से अधेड़ी जाएगी तो यहाँ पर कोई स्लीपिंग नहीं होगी। अगर हमें मेंशन कर देता दैट स्लीपिंग इज देयर तो फिर हम लिखते, बट यहाँ पर नो स्लीपिंग।
सो इस पॉइंट के लिए आपका रिलेशन होल्ड क्या होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फा आर दैट शुड बी इक्वल टू ए नोट। अब इक्वेशन 1 से अगर हम अल्फा आर कैलकुलेट करें तो अल्फा आर विल बी 4t/m और ए नोट आपका कितना है g माइनस 2t/m। इन दोनों को अगर हम इक्वल करें तो 4t/m इज इक्वल टू g माइनस 2t/m। 2t/m को इधर ले आइए, 6t/m इज इक्वल टू g एंड t/m इज इक्वल टू g/6। नाउ व्हाट इज ए नोट, वापस इसकी वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक तो आप t की वैल्यू लिख लीजिए, t इज इक्वल टू mg/6 एंड 2t इज 2mg/6 या फिर mg/3। फ्रॉम इक्वेशन 2 a नोट इज इक्वल टू g माइनस 2t/m is equal to g minus mg/3 and m ये, so it will be 2g/3। ये आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट यही तो है, linear acceleration of the cylinder, that is your a naught। second, tension in each string, so tension in each string is your t, so t will be mg/6। आई होप ये क्लियर है। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, आपको इनका रिजल्ट, इनका पूरा कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में। एंड काइंडली सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।